हे फ्यूचर टॉपर्स, आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो पॉलिटिकल साइंस की रैपिड रिवीजन सीरीज को खत्म करने के बाद अब बारी है ज्योग्राफी की। इसकी रैपिड रिवीजन को भी हम बहुत जल्दी से कंप्लीट करा देंगे और ये मेरा दावा है कि ये सीरीज पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार रैपिड रिवीजन की सीरीज होने वाली है। तो चलिए इस चैप्टर की रैपिड रिवीजन को सीधा चालू करते हैं। एक्सप्लेनेशन चालू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन ह्यूमैनिटीज़ का खजाना है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो ज़रूर से डाउनलोड करिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ज्योग्राफी हमारा इंटीग्रेटिव है, इंपीरिकल है और प्रैक्टिकल है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटिव का मतलब होता है आइडियाज़ को, अलग अलग चीज़ों को कंबाइन करना। एग्जाम्पल के लिए जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो वो बुक भी यूज़ करते हैं, स्लाइड्स भी यूज़ करते हैं, आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स देते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। तो ये इंटीग्रेटिव हो गया। इंपीरिकल मतलब होता है जिसका बेस कोई एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन होता है। मतलब सिर्फ हवाओं में बातें नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बिलीफ है या थ्योरी है उस पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन को देखा जाता है। प्रैक्टिकल का मतलब जिसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस हो। मतलब अगर आप कुकिंग सीख रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में कुकिंग कर पाएंगे, वो एक प्रैक्टिकल चीज़ है। तो ये प्रैक्टिकल होता है। इसमें हम किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? हम वेरियस फिनोमेना की बात करते हैं जो हो रहे हैं अर्थ में या फिर आउटसाइड अर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब अर्थ के ना दो कंपोनेंट्स हैं, एक हो गया नेचर और एक हो गया लाइफ फॉर्म्स। अब फिजिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम फिजिकल इन्वायरमेंट की पढ़ाई करते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप? फिजिकल और ह्यूमन वर्ल्ड्स का। मतलब जो ह्यूमन फिनोमेना पूरी दुनिया में हो रहा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इन चीज़ों का, उन सब की स्टडी हम करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब ज्योग्राफी में ना हमें डुअलिज्म देखने को मिल जाता है, एक डाइकोटमी भी देखने को मिलती है। मतलब कॉन्ट्रास्ट, जैसे सुबह और रात हो गया, अच्छा और बुरा हो गया, वैसे इसमें भी दो अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे ज्योग्राफी पढ़ते समय एक बहुत बड़ा डिस्कशन होता है कि ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ाई हमारी नोमोथेटिक होना चाहिए? मतलब सिर्फ जनरल लॉ वगैरह बनाना चाहिए, थ्योरीज बनाना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। और दूसरी तरफ बातें करी जाती हैं कि आइडियोग्राफिक होना चाहिए। मतलब एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच हमें अपनाना चाहिए, बारीकी से इसको पढ़ना चाहिए। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हमें देखने को मिल जाते हैं। सेम ऐसे ही और भी बहुत सारी बातें होती है, जैसे कि रीजनल होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग पढ़ाई करना चाहिए हमें ज्योग्राफी की, या फिर पूरे ग्लोब की एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। ज्योग्राफी में एक डुअलिज्म हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि जो डाइकोटमी है, मतलब जो अपोजिट दो चीज़ें हैं, ये इनवैलिड है। ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि जब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ह्यूमन और नेचर इनसेपरेबल एलिमेंट्स है। इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसे हम देखेंगे। इसलिए जो जर्मन ज्योग्राफर्स है ना, ये स्टेट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। यहाँ पर एग्जांपल्स भी निकल कर आते हैं, फेस ऑफ द रिवर, माउथ ऑफ द अर्थ एक्सेट्रा, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक हमें देखने को मिलता है नेचर और ह्यूमंस के बीच में। अगला टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी डिफाइंड। तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकल कर आती हैं। अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट उसमें आता है, तो आपको लिखना पड़ेगा, ये आपसे बनना चाहिए। सबसे पहला, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। ये रेडजेल की डेफिनेशन है। तो एमसीक्यू में अगर पूछ लिया जाता है तो नाम आपसे बनना चाहिए। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। ये डेफिनेशन है एलन सी सैम्पल की। तीसरे नंबर पर, conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relations between the living beings which inhabit it। ये किसकी है?
पॉल विडेल की ये डेफिनेशन है। एमसीक्यूज में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे कंफ्यूजन में चले जाते हैं, तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पहला है इंटर रिलेशनशिप, किसके बीच में? नेचर के बीच में। और सोशियो कल्चरल एरिया, मतलब जो इंसानों ने हमारी सोसाइटी फॉर्म करी है, कल्चर फॉर्म करा है, इसका और नेचर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं। दूसरे नंबर पर कुछ फिजिकल हमें एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ? लैंड फॉर्म, सॉइल्स, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और हमारा डाइवर्स फ्लोरा और फौना। तो ये नाम आप याद रखना। फिर ह्यूमन मेड एलिमेंट्स भी हैं, जैसे कि हमने घर बनाए हुए हैं, सिटीज, इंडस्ट्रीज, हमारे डेली यूज के आइटम्स एक्सेट्रा। ये हमने फिजिकल एनवायरनमेंट की रिसोर्सेज को यूज करके ही बनाया है। आज जैसे मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, मोबाइल यूज कर रहा हूँ, तो इंसानों ने इसको कैसे बनाया? जो चीजें अवेलेबल थी हमारे अर्थ में उन्हीं को यूज करके हमने बनाया है। तो एनवायरनमेंट का यूज करके ही इन चीजों को हम बनाते हैं। जो कुछ भी इस यूनिवर्स में हमारे पास अवेलेबल है उसी को हम यूज करते हैं। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पर हम ह्यूमंस ने फिजिकल एनवायरनमेंट को बहुत मॉडिफाई करा है और इस चक्कर में हमारी जिंदगी में भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए बेस्ट वीडियो, जिससे यूट्यूब इस वीडियो को थोड़ा पुश करे। अब दो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और दूसरा है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इनको हम देख लेते हैं। तो पहला है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी हमें बताती है कि किसी भी सोसाइटी का कल्चरल डेवलपमेंट कितना हुआ है, ये हम सबको पता है। जितना डेवलप आप होंगे आपकी टेक्नोलॉजी उतनी ही एडवांस्ड होगी, ये हमें पता है। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं और जब हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब डेवलप करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आता है कि नेचुरल लॉज की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। जब इंसानों को हीट की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हुई तो फायर की डिस्कवरी में मदद मिली। ऐसे ही और एग्जांपल्स निकल कर आते हैं जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यहां पर दिया हुआ है टेक्नोलॉजी लूजेंस शैकल्स ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब जो एनवायरनमेंट की लिमिटेशन है उसको हम चैलेंज करते हैं। कैसे करते हैं? टेक्नोलॉजी को यूज करके। अर्ली स्टेजेस में क्या होता था, जो इंसान का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता था ना, उसमें हम इन्वायरमेंट की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते थे। मतलब उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता था। मतलब अगर बिजली कड़की तो हम डर जाते थे, हम उसकी वर्शिप करते थे, हमें लगता था नेचर हमसे नाराज़ है। आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर नेचर की मर्जी चलती थी, उसका दबदबा हमें देखने को मिलता था, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, अंडरस्टैंडिंग बहुत कम थी, डेवलपमेंट बहुत कम था, एकदम प्रिमिटिव स्टेज में हम थे। तो जो इंटरेक्शन हुआ प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी का स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से, नेचर के साथ, हमारा जो नेचर की स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है उसके साथ, इसे हमने टर्म दिया इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। मतलब उस समय नेचुरलाइजेशन हुआ ह्यूमंस का, नेचर का दबदबा हमें देखने को मिला। तो वही लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रेजेंस ऑफ नेचुरलाइज्ड ह्यूमंस, जिन्होंने नेचर की सुनी और नेचर से हम डरते थे। लेकिन इसके बाद फिर क्या आया? ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। हमें इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म देखने को मिला। धीरे धीरे इंसानों ने इन्वायरमेंट को समझना चालू करा, हमने नेचर की फोर्सेस को समझना चालू करा समय के साथ। अब हमने धीरे धीरे नेचर से डरना कम करा और उसे समझना ज़्यादा चालू करा। सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, है ना, हम बहुत ज़्यादा डेवलप हुए, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हुई और धीरे धीरे नेचर को हमने यूज़ करा अपने फ़ायदे के लिए। तो स्टेट ऑफ नेसेसिटी, मतलब पहले नेचर से हमारा उतना ही लेना देना था जितना हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन अब हम स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ आगे बढ़े। हमने एनवायरनमेंट के लिमिटेशन को चैलेंज करना चालू करा और हमने जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल थी एनवायरनमेंट में उससे पॉसिबिलिटीज क्रिएट करी और आज देखिए हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएट अ कल्चरल लैंडस्केप। बहुत सिंपल सी बात है, इंसान अगर डेवलपमेंट करेंगे, अपनी एक्टिविटीज करेंगे तो उसकी परछाई कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। आपको हेल्थ रिसोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, हाईलैंड्स पे सैटेलाइट्स देखने को मिल जाएंगी, बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। तो हमारा डेवलपमेंट सीधे सीधे एनवायरनमेंट में हमें देखने को मिलता है। मतलब अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कि इंसान कहीं गायब हो जाते हैं और हजारों हजारों साल बाद एलियंस आते हैं, तो वो भी समझ जाएंगे कि अर्थ में कोई ना कोई रह के तो गया है। तो पूरा प्रॉपर वो हमें दिखता है। तो नेचर ने अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी, हमने उन्हें यूज करा और धीरे धीरे करके नेचर हमारा जो है वो ह्यूमनाइज्ड हो गया। तो हमें देखने को मिला ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इसके बाद फिर निकल कर आता है इन्वायरमेंटल नियो डिटर्मिनिज्म।
ग्रिफिथ टेलर थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा मिडिल पाथ मतलब मध्यम मार्ग। इन्होंने बोला इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच में भी एक रास्ता है जिसे हम बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म या फिर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इसकी इन्होंने बात करी। मतलब इन्होंने बोला ना ही कंडीशन होना चाहिए एब्सोल्यूट नेसेसिटी की, मतलब ना ही इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म होना चाहिए पूरे तरीके से और ना ही पॉसिबिलिज्म होना चाहिए पूरी तरीके से। एब्सोल्यूट फ्रीडम और एब्सोल्यूट नेसेसिटी के बीच में एक रास्ता है, उसकी ये बात करते हैं। तो इन्होंने बोला कि हम नेचर को कॉन्क्वर मतलब नेचर को अपने कब्जे में कर सकते हैं अगर हम नेचर को ओबे करते हैं तो ये बहुत डीप लाइंस है। मतलब इनका कहना है कि जब नेचर रेड सिग्नल्स दे, मतलब बोले कि भाई अब आपने बहुत एक्सप्लॉइटेशन कर लिया, आप रुक जाओ, तो हमें रुक जाना चाहिए। और वो जब हमें परमिशन दे तो फिर हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, मॉडिफिकेशन करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर ये नहीं है कि अपनी ग्रीड के पीछे हम इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को खराब कर दें कि जीने लायक जगह ही ना बचे हमारी अर्थ, इसकी बात करते हैं। तो इनका कहना है पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स। आप लिमिट्स में रहकर भी पॉसिबिलिटीज को क्रिएट कर सकते हैं बिना इन्वायरमेंट को डैमेज करे। इनका सीधा कहना है अगर आप दौड़ते जाएंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक्सीडेंट नहीं होगा, तो आपको सोच समझकर स्टेप्स लेना चाहिए। एकदम हमें आंख बंद करके नहीं दौड़ना चाहिए, आंख बंद करके इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। तो जो नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है ये एक बैलेंस लाने की कोशिश करता है। ये जो ईदर और की डायकोटमी है, जो एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, उसको ये चैलेंज करता है। अब हमें ह्यूमन ज्योग्राफी में स्कूल्स ऑफ थॉट देखने को मिल जाते हैं। पहला है वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, इसकी बात करते हैं। ये फोकस करता है सोशल वेलबींग पर, जैसे हाउसिंग की बात करता है, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा की ये बात करता है। दूसरा है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, इसकी बात करते हैं। ये मार्क्सिस्ट थ्योरी को फॉलो करता है, एक्सप्लेन करता है रीजंस की पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सोशल इनइक्वालिटी के क्या रीजन है, और इन्हें कैपिटलिज्म से लिंक करता है कि कैपिटलिज्म बढ़ रहा है इसलिए प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं। और तीसरा है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, ये फोकस करता है लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंसेस पर, सोशल फैक्टर पर भी ये बात करता है जैसे एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, और बताता है कि इनका इन्फ्लुएंस क्या होता है लोगों के स्पेस को लेकर परसेप्शन पर। यहाँ स्पेस का मतलब आसमान वाला स्पेस नहीं है, स्पेस का मतलब आसपास के इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं। मतलब आपका जो रिलीजन, रेस, कल्चर, एथनिसिटी है उसका भी इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, जिस तरीके से आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को परसीव करते हैं, उसे देखते हैं, उसे जज करते हैं। तो ये स्कूल्स ऑफ थॉट निकल कर आते हैं। अब इसके बाद एक टेबल निकल कर आती है। यहाँ पर हम ये ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर के पीरियड देखेंगे, अप्रोचेस और ब्रॉड फीचर्स देखेंगे। ये दो वाले जो यहाँ पर हैं, अप्रोच और पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इन्हें अच्छे से देखते हैं। अर्ली कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ हमें एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन देखने को मिला। मतलब इंपीरियर और ट्रेड इंटरेस्ट बढ़ रहे थे, तो इस चक्कर में डिस्कवरी भी बहुत हुई, एक्सप्लोरेशन भी बहुत हुआ और नए एरियाज हमें देखने को मिले, है ना। तो अब डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें रीजन्स के देखने को मिल रहे थे, जोग्राफर्स ये काम कर रहे थे। दूसरे नंबर पर लेटर कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर अप्रोचेस में क्या आएगा, रीजनल एनालिसिस। मतलब यहाँ पर हम रीजन्स को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे थे, एकदम डिटेल वे में। हम पूरे अर्थ की अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे, कैसे, उसके पार्ट्स को समझकर, उनके पार्ट्स की स्टडी कर कर। तीसरे नंबर पर 1930s थ्रू द इंटर वॉर पीरियड, तो यहाँ पर एरियल डिफरेंशिएशन, ये कई बार मैचिंग में आ जाता है क्वेश्चन, तो आपसे बनना चाहिए, CUT के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हर एक रीजन के यूनिकनेस पर फोकस करा गया और डिफरेंसेस पर फोकस करा गया। लेट 1950s टू लेट 1960s में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच में आएगा। यहाँ पर हमें क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन देखने को मिला। यहाँ पर हमने टूल्स वगैरह यूज करे जिससे हम ह्यूमन एक्टिविटीज को मैप कर सकें, एनालाइज कर सकें और पैटर्न्स पर फोकस कर सकें। 1970s में नए स्कूल्स इमर्ज हुए, जैसा कि हमने पहले देखा, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल, बिहेवियरल स्कूल्स हमें देखने को मिले। तो जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इससे पहले हुआ था, अब उससे मन हट रहा था, तो अब नई चीज़ निकल कर आई, वो क्या था, नए स्कूल्स आए। इससे ह्यूमन ज्योग्राफी और रिलेवेंट हो गया। किसको रिलेवेंट हो गया, सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी को। मतलब उस समय की जो सोसाइटी थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, अब उससे मैच होने लगा। तो जो पुरानी अप्रोचेस थी अब उन्हें थोड़ा टाटा बाय बाय बोल दिया गया था। आखिरी नंबर पर 1990s में
पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी। अब जो फोकस था उसको थोड़ा शिफ्ट करा गया किसकी तरफ, ग्रैंड जनरलाइजेशन की तरफ और यूनिवर्सल थ्योरीज की तरफ। तो अब एक बड़े लेवल पर हम काम कर रहे थे जिससे हम अच्छे से सारी चीज़ों को समझ सकें। इसी के थ्रू हम लोकल कॉन्टेक्स्ट को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर आते हैं। बहुत प्यारा छोटा सा चैप्टर था, पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस, तीनों रैपिड रिवीजन को फॉलो करिए। कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऊपर एंड स्क्रीन में पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया, आप सभी को ऑल द बेस्ट।